मैं राजेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर टेलीकॉम, STTC गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। हमारा जो डिपार्टमेंट है रेलवे में वो है आपका SNT। SNT का मतलब है सिग्नल एवं दूरसंचार या सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अगर हम आमने सामने एक क्लास में बैठे हुए हैं तो नॉर्मली जो हमारा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है, तो सिंपली से कम्युनिकेशन हो जाएगा। हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, एक लोकल कम्युनिकेशन कह लीजिए आप इसको। लेकिन अगर हमारा और आपके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो क्या होगा, एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि मैं जितना मर्जी ज़ोर से चिल्लाऊँ और आप जितना मर्जी ज़ोर से चिल्लाओ, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी और आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंचेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा दूरी तक अगर हमने कम्युनिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता लेते हैं। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन का मतलब देखा जाए तो सिंपल सा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से ज़्यादा दूरी तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो जो ये ज़्यादा दूरी तक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अमृतसर बातचीत करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक अपना मैं सिस्टम लगाऊंगा तभी मैं बातचीत कर पाऊंगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो होता यह है कि अगर आपको ज़्यादा दूरी तक बातचीत करनी है तो इस प्रकार की सर्विस आपको कोई या तो सरकारी कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप ज़्यादा दूरी तक बातचीत कर सको। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी कंपनी BSNL वगैरह हो गया, आपका पहले MTNL थी, और प्राइवेट में रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आपको दूरसंचार की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि आप अपनी सूचनाओं को ज़्यादा दूर तक भेज सको। अच्छा, तो ये कंपनी तो होगी हमें सर्विस प्रोवाइड करने वाली, और हम क्या उसके कस्टमर। तो एज ए कस्टमर हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम कहें तो अगर एज ए कस्टमर मेरे से बात किया तो नॉर्मली एक इंसान कहेगा कि मेरे को अच्छी सर्विस चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या आती है, अच्छी सर्विस का क्या मतलब है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जो मान लेते हैं कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दाल लेने के लिए जाते हैं, तो दाल अगर बहुत घटिया भी है ना तो उससे पूछो कि कैसी दाल है, तो वो कहेगा साहब बहुत अच्छी दाल है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अच्छी दाल चाहिए, अच्छी दाल का क्या मतलब है। अच्छी दाल का मतलब कि दाल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की पॉलिशिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो साफ़ होनी चाहिए। तो अच्छे का मतलब हमें बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो दूरसंचार की कंपनी, अगर हम उनको ये कहें कि हमें अच्छी सर्विस चाहिए तो हमें बताना पड़ेगा कि अच्छे का क्या मतलब है। तो अच्छे का मतलब तो पहला जो एज ए कस्टमर जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, वो क्या होती है, अधिक चैनल कैपेसिटी। कि उसको क्या चैनल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत ज़्यादा का अगर सिंपल सा मतलब देखा जाए तो अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले आपके जो कॉल रेट्स थे बहुत ज़्यादा होते थे, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। तो हमें अगर कहीं दूसरी जगह बात करनी थी, दूसरे शहर में, तो हम क्या करते थे कि पास में या गली के या मोहल्ले में जो STD बूथ वगैरह बने होते थे वहाँ पे हम जाते थे। और वहाँ पे भी क्या होता था, नॉर्मली रात के 9 बजे के बाद आपके जो कॉल रेट्स हैं वो नॉर्मली कम हो जाते थे। तो 9 बजे के बाद सारे लोग वहाँ भागते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए, जैसे मैं गया, उस समय की बात अगर हम करते हैं तो मैं गया, लाइन में लगा, लाइनें होती है क्योंकि हमसे भी समझदार आदमी है जो हमसे पहले आए हुए हैं। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मान लेता है कि मैंने बातचीत करनी है अमृतसर। जैसे ही मैंने अमृतसर अपने जिससे बातचीत करनी है उसका नंबर डायल किया तो पता चला कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो STD सर्किट है वो क्या आपके बिजी चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैंने फिर डायल किया
तो पता चला अभी भी बिजी चल रहा है। थोड़ी देर बाद फिर डायल किया, फिर बिजी चला, मान लेता है कि 5 मिनट हो गए। तो मैं क्या कहूँगा, यार क्या है, कैसी सर्विस है, एकदम बेकार सर्विस है ये तो कस्टमर इंतज़ार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जब भी मैं डायल करूँ अमृतसर, तो मेरे को अमृतसर तुरंत मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, अधिक चैनल कैपेसिटी। मानकर चलते हैं कि कंपनी ने कुछ ऐसा तामझाम किया कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में, जब पहले मान के चलते हैं कि 10 एसटीडी सर्किट थे, उसकी जगह उसने 100 प्रोवाइड कर दिए। कुल मिला के आपकी समस्या का समाधान हो गया। जब भी आप अमृतसर डायल करते हैं तो आपको यानी जो सर्किट है, यानी जो आपका चैनल है, वो मिल जाता है और आपकी वहाँ पे बातचीत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या फिर आई। क्या सर्विस आई कि जब भी आप डायल करते हो अमृतसर तो मिल जाता है, लेकिन जब भी आप अपने दोस्त के साथ बातचीत करते हैं तो आपने क्या देखा कि उस चैनल पे क्या है कि नॉइज़ भी आता है, शोर भी आता है। तो एज ए कस्टमर हम ये भी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम क्वालिटी भी चाहते हैं। क्वालिटी का मतलब है जब भी हम बातचीत करें तो चैनल एकदम साइलेंट हो, किसी प्रकार का कोई नॉइज़ वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो जो कस्टमर की जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी क्वालिटी। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिटी। मान के चलते हैं कि कंपनी ने कुछ ऐसा तामझाम किया कि जब भी आप अमृतसर डायल करते हो तो आपको डायल हो जाता है, आपको वेट करना नहीं पड़ता। और जब जब भी बातचीत होती है तो किसी प्रकार का नॉइज़ वगैरह नहीं आता है। खैर, आप संतुष्ट हो गए। लेकिन हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, आपको उसी दोस्त से बातचीत करनी पड़ी अमृतसर। तो जैसे आपने डायल किया तो पता चला कि आपका अपने दोस्त से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो कंपनी ने जो सिस्टम लगा रखा था टेलीकॉम के लिए, आपकी बातचीत करवाने के लिए, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। तो कुल मिला के जिसकी वजह से आपकी बातचीत नहीं हो पाई। तो एज ए कस्टमर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या चाहते हैं एज ए कस्टमर, हम चाहते हैं कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जब भी हमें इस सर्विस की ज़रूरत हो, तो वो सर्विस हमें मिलनी चाहिए। हमें उनके इक्विपमेंट से, उसमें आग लगे, बाढ़ आए, तूफान आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद है कि जब भी हमें सर्विस चाहिए तो वो सर्विस हमें मिलनी चाहिए। यानी कि हमें एक चीज़ और चाहिए, वो क्या होता है, रिलायबिलिटी, भरोसेमंद सिस्टम। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होता है भरोसेमंद, जिस पे हम भरोसा कर सके कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिस्टम हमें सर्विस देने के लिए तैयार होगा। तो ये तो है एक कस्टमर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट, जो टेलीकॉम कंपनी से उसकी रिक्वायरमेंट है कि अधिक चैनल कैपेसिटी चाहिए, उसको क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी भी चाहिए, भरोसेमंद सिस्टम चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एज ए हिंदुस्तानी मैं तो ये चाहता हूँ मेरे को फ्री मिले या बहुत सस्ता मिले। अगर हम सस्ते की बात करते हैं तो देखा जाए तो आज के टाइम में जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो आप खरीदते हो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क्या है, रेट आपके कम होते जाते हैं। रेट कम और क्वालिटी अच्छी। इसके अलावा जो भी सिस्टम है, जो भी अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आपका आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, बाकी जो चीज़ें, इनका क्या होता है, नॉर्मली रेट बढ़ते जाते हैं। तो आपको रेट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और चिंता करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर टेलीकॉम के फील्ड में कई सारी कंपनियां मार्केट में हैं। कई सारी कंपनी होने से क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि अगर एक कंपनी रेट डाउन करती है तो बाकी सभी कंपनियां आपके रेट डाउन कर देती हैं। तो कुल मिला के आपको जो सर्विस, आपने देखा होगा जियो ने काफ़ी सस्ता कर दिया था। तो कुल मिला के इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता कब होती है, जब ये सारी कंपनियां मिलके एक पॉलिसी बना लें कि कस्टमर को लूटना है और सारी कंपनियां रेट बढ़ा दें, तो उस समय ये आपको समस्या हो सकती है। यानी कि उस समय क्या होता है कि जो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन तो ख़त्म हुआ, सबने आपस में मिलके कस्टमर को लूटना शुरू किया। तो ऐसी दिशा में, ऐसे कंडीशन,
यहाँ सरकार का काम है उसको ये देखना होता है कि सर तो मार्केट में जो कंपनी है उनके बीच में कंपटीशन बना रहे, ना कि ये मिलके कंपनियों को लूटें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब इन चीज़ों को देखती है। जो सरकार है इस जब ऐसी कोई समस्या आती है तो इसमें इंटरफेयर करती है और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखती है। फिलहाल हम क्या करते हैं, सरकार पे भरोसा कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पे है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अधिक चैनल कैपेसिटी, क्वालिटी भी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो है रिक्वायरमेंट, इसका समाधान क्या है? अगर हम अधिक चैनल की बात करें तो फिर इसके लिए क्या है कि आपको जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ओवरहेड अलाइनमेंट, अंडरग्राउंड केबल, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब छोड़िए, बेकार की चीज़ें। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के शरण में आना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा चैनल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। दूसरा है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी आपको एक क्वालिटी भी चाहिए, भरोसेमंद सिस्टम भी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आपको एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाते हैं तो आपको क्वालिटी भी मिलेगी और रिलायबिलिटी भी मिलेगी। तो जो अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अपना रहे हैं तो इसका एक मेन मकसद भी है आपको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। तो अभी आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाना है। क्यों अपनाना है? क्योंकि ये आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ही होता है, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डिजिटल फॉर्म में जाती है, तो इसलिए आपको अधिक चैनल कैपेसिटी भी मिलती है, क्वालिटी भी मिलती है और रिलायबिलिटी भी मिलती है। ये भरोसेमंद सिस्टम है। तो इसके बारे में फिलहाल हम बात करते हैं सिद्धांत। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, अब स्क्रीन पे आ जाइए। इस संचार व्यवस्था में एक जगह से दूसरी जगह में संदेश प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से पहुंचाई जाती है। यह प्रकाश इंफ्रारेड होता है। तो नॉर्मली क्या है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है आपका। नॉर्मली दो स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए दो फाइबर की जरूरत पड़ती है, एक ट्रांसमीटर, एक ट्रांस के लिए, एक रिसीव के लिए। और इनके बीच में जो आपका जो सिग्नल जाता है वो प्रकाश जाता है, और जो प्रकाश होता है वो इंफ्रारेड प्रकाश होता है। इस संचार में फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। प्रकाश ऊर्जा में संदेश प्रकाश के जलते बुझते पल्स के कोड के रूप में होता है। यानी जो प्रकाश जाएगा वो कैसे आएगा, ऑन, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो डिजिटल फॉर्म में जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी है 010, तो नॉर्मली क्या होगा, जब जीरो सिग्नल जाएगा तो उसमें प्रकाश नहीं जाएगा। फिर जब 1 आएगा तो आपका ये प्रकाश जाएगा, फिर 0 आ गया तो आपका प्रकाश जाएगा। इस प्रकार से तो जब ये प्रकाश रिसीवर में पहुंचेगा, रिसीवर में जब प्रकाश आया था वो समझ जाएगा कि 1 आया, जब प्रकाश नहीं आया तो वो 0 समझ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो कुल मिला के इसमें जो इन्फॉर्मेशन जाएगी प्रकाश के जलते बुझते पल्स के रूप में जाती है। और इसके अलावा अगर जो इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो प्रकाश ट्रांसमीटर से जो चलता है, जब वो रिसीवर तक पहुंच जाता है, किस सिद्धांत के कारण पहुंचता है, तो वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वह है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस सिस्टम में ट्रांसमिटिंग स्टेशन में स्पीच, सिग्नल, डाटा इत्यादि को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा कंबाइन किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक बात बताना चाहते हैं कि एक चीज़ होती है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक ही संचार माध्यम के ऊपर एक साथ हम कई सारे चैनल भेज सकते हैं। तो
नॉर्मली क्या है कि, या फिर आप सिंपल शब्दों में कहते हैं, अगर आपको एक साथ कई सारे चैनल भेजने हैं एक ही संचार माध्यम पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन सबको पहले मल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब सभी चैनल को इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा करने के बाद हम इनको भेज पाते हैं। और इकट्ठा भी हम इस तरीके से करते हैं कि जब ये चैनल इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। खैर, अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंबाइन कर लिया जाता है। जैसे ट्रांसमिटर का अगर एंड की अगर बात करता तो सबसे पहले क्या होगा, जितने भी चैनल होंगे हम सबको उनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद एक आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। जो ये आउटपुट सिग्नल होगा ये कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। फिर जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल मतलब प्रकाश सिग्नल में बदल देता है और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसको लॉन्च कर देते हैं, भेज दिया जाता है। जब ये सिग्नल, ये प्रकाश सिग्नल जब दूसरे एंड पे पहुंचता है, रिसीवर में रिसीविंग स्टेशन तक पर पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, आपका रिसीविंग जो स्टेशन है वो क्या काम करता है, इस प्रकाश सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है तथा डीमल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सभी चैनलों को इकट्ठा करना और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है जो खूब सारे चैनल हैं इनको जो आए हैं उनको अलग अलग करना। रिसीविंग एंड पर डीमल्टीप्लेक्सिंग करके स्पीच, डाटा सिग्नल इत्यादि को सब्सक्राइबर को भेज दिया जाता है। अब हम आपको वेबसी के फ़ायदे में बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है अधिक चैनल कैपेसिटी। जैसा कि ऑलरेडी पहले आपके साथ डिस्कस किया जा सका है कि तो जो ऑप्टिकल फाइबर जो हम अपना रहे हैं तो उसका जो एक मेन जो रीज़न है वो है आपका अधिक चैनल कैपेसिटी। दूसरा जो इसका फ़ायदा है कि इसमें जो लॉसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का या फिर रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी एक एडवांटेज है कि किसी प्रकार के इंडक्शन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो पतली होती है तथा वजन में हल्की होती है, जिसके कारण इसको इंस्टॉल करना या एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना थोड़ा ईजी रहता है। जो एडवांटेज नंबर 5 है वह है केबल में विद्युत न बहने के कारण यह सुरक्षित है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिकल आपने देखा होगा कि भाई जहाँ इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह फ्लो होता है कि भाई शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लग जाता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, ये आपके लिए एकदम सेफ है। केवल कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है। जो आपका जो सिग्नल है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहता है, वो ऑप्टिकल फाइबर से बाहर नहीं निकलता है। तो चूँकि ये ऑप्टिकल फाइबर के बाहर नहीं निकलता, तो किसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोवेव से तुलना करें या वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से बात करें, तो इसमें क्या है कि जो आपका जो सिग्नल है हम हवा में छोड़ते हैं और हवा में छोड़ने के बाद उस सिग्नल को कोई भी कैच करके आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, यानी संभावना होती है ये। जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में चूँकि आपका सिग्नल हवा में या बाहर नहीं निकलता है केबल से, तो इसके अंदर के जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई चुरा नहीं सकता है, या ये कह लीजिए आपका जो सिग्नल है, सिग्नल की गोपनीयता इसमें ज़्यादा होती है। नंबर 7, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होता है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई सा भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो तो उसमें आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक संस्था है WPC, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है ये। इससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका जो सिग्नल है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है, तो इसलिए इस संस्था की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, सिलिका की बनी होती है। सिलिका मतलब प्योर ग्लास। तो जो प्रकृति में सिलिका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये भी एक इसका फ़ायदा है।
केबल में किसी प्रकार का शोर एवं क्रॉसटॉक नहीं होता है। जो केबल में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसमें जो आपका जो सिग्नल जाएगा वो डिजिटल फॉर्म में जाता है, जिसके कारण नॉइज़ व क्रॉसटॉक की संभावना इसमें नहीं होती है। इसके अलावा केबल में ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो आपका जो किस चीज़ का बना होता है, ये कांच का बना होता है। अगर इसके मान लेते ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोई चोरी भी कर ले, तो अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि जिसको बेचा जाए और उसको अर्निंग हो सके। तो इसके कारण इसकी चोरी होने की संभावना बहुत ही कम है। इसके अलावा वैसे सिस्टम को कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है। वैसे सिस्टम को कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो लाखों चैनलों को लेके जाने में सक्षम है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने दिल्ली और अम्बाला के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया, और जब आपने लगाया तो आपको ज़रूरत थी दिल्ली और अम्बाला के बीच में 1000 चैनल चलाने की। तो आपने उसी कैपेसिटी के हिसाब से आपने दोनों स्टेशनों पर इक्विपमेंट लगाया और आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद तो आपको अब आपका 1000 चैनल से काम नहीं चल रहा है, अब आपको उसी पे मान लेते हैं 10,000 चैनल चलाना है, कोई बात नहीं। तो वही ऑप्टिकल फाइबर जो पहले 1000 चैनल लेके जा रहा था, वही ऑप्टिकल फाइबर अब 10,000 चैनल भी लेके जाने में सक्षम है। आपको इस ऑप्टिकल फाइबर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको दोनों स्टेशनों पर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको थोड़ा अपग्रेड करना है, जो कि आसानी से हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आएगी? अगर आपको केबल भी चेंज करनी पड़े, तो वो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर है उस पर किसी भी प्रकार के केमिकल तथा तापमान परिवर्तन का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, तो आई थिंक जो केमिकल से तापमान परिवर्तन का जो कम प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपका ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जिसके अंदर से आपका ये प्रकाश सिग्नल जाता है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है बहुत ही नाजुक होता है, और इसकी सेफ्टी के लिए देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि आपका कांच है या ऑप्टिकल फाइबर है, आप एक टेबल के ऊपर रख दीजिए, उसको हज़ारों सालों तक रखिए आप उसको, तो अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर कोई खास जो टेम्परेचर वेरिएशन है, एक नॉर्मल जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है या जो केमिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में या जो भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो है अलग बात, लेकिन अगर इसी ऑप्टिकल फाइबर का अगर हम प्रेशर डाल दें, तो प्रेशर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, इन ऑप्टिकल फाइबर को जो फाइबर है इनको किसी इस प्रकार के प्रेशर से बचाने के लिए हम इसके ऊपर कई सारे सुरक्षा के कवच चढ़ा देते हैं और इसको एक केबल का रूप दे देते हैं। तो फाइबर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर इसकी सुरक्षा के लिए जो अलग अलग कवर बनाते हैं, हम कवर चढ़ाते हैं, उनके ऊपर तो आई थिंक केमिकल तथा तापमान का प्रभाव पड़ता है। और नॉर्मली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसकी लाइफ आई थिंक 25 से 30 साल मैक्सिमम होती होगी। खैर जो भी है, फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर जिसके अंदर से प्रकाश जाता है उसके ऊपर केमिकल तथा तापमान का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली अगर रेलवे की हम बात करते हैं, जो एफसी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए होता है, आपका ट्रांस सर्किट तथा डाटा सर्किट के लिए। डाटा सर्किट जैसे PRS और FIS के लिए, दो एक्सचेंजों को आपस में जोड़ने के लिए। कंट्रोल सर्किट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में दूरसंचार के लिए। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, बनावट की बात करें, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये आपका डायग्राम है आपका, ये इसकी जो रेलवे में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर 24 फाइबर वाली हम इस्तेमाल करते हैं। वो आर्मर्ड केबल होती है, उसके आर्मर होता है आपका, आपकी जैकेटिंग के नीचे आर्मर होगा आपका। चलो इसके बारे में ये डायग्राम आप देख लीजिए। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो देखिए ये है आपका सेकेंडरी कोटिंग, प्राइमरी कोटेड फाइबर। देखिए ये दे रखा है एक, ये प्राइमरी कोटेड फाइबर को देखिए आपका ये,
और इसको भी अभी मत देखिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 रिंग बने हुए हैं। और 6 रिंग को अगर आप देखेंगे तो हर रिंग के अंदर के आपके 4 डॉट से दे रखे हैं, गोले गोले से दे रखे हैं। तो ये जो 6 रिंग है आपकी, ये क्या आपके, ये आपके क्या कहलाती है, सेकेंडरी कोटिंग। क्या कहलाएगी आपकी सेकेंडरी कोटिंग। और जो सेकेंडरी कोटिंग है ये क्या होती है, एक प्लास्टिक की हार्ड प्लास्टिक की ट्यूब से होती है आपकी। और इसके अंदर, एक ट्यूब के अंदर कितने रखे हुए हैं, जो ये गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या आपके फाइबर। एक ट्यूब के अंदर 4 फाइबर रखे होते हैं। और ये फाइबर क्या लिखा है देखिए, कोटेड, प्राइमरी कोटेड फाइबर। ये आपका फाइबर होता है, लेकिन क्या होता है इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है। तो ऐसे 4 फाइबर हर ट्यूब के अंदर होते हैं। तो कुल मिला के एक ट्यूब के अंदर 4 और 6 ट्यूब के अंदर 24 फाइबर होते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के मुख्य भाग निम्न प्रकार से हैं। क्या क्या है आपके वो, नंबर 1 कोर, क्लैड, बफर। बफर में भी 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी कोटिंग और सेकेंडरी कोटिंग। सेकेंडरी कोटिंग तो ये आपका लूज बफर, टाइट बफर और ओपन चैनल। नंबर 4 स्ट्रेंथ मेंबर, फिलर, कोर रैप, केबल शीथ, आर्मर और जैक्टिंग। अब हम इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से बात। कोर, यह फाइबर के मध्य भाग में शीशे की बनी हुई, यानी कांच की बनी हुई, ये कह लीजिए प्योर सिलिका की बनी हुई गोलाकार पतली तार होती है। जब हम तार की बात करते हैं तो यहीं पे हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो तार होती है या ये कोर होता है, ये क्या होता है, ठोस होता है। ये कह लीजिए जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका ठोस होता है। हमने क्या कि इसमें कई लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये शायद अंदर से खोखली होती है। तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं ये एकदम ठोस होती है, आपकी कांच की बनी होती है। और इसका जो साइज है वो क्या होता है, 8 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। तथा जो प्रकाश सिग्नल है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो जाता है, इसी के अंदर से होकर गुजरता है। जो ये कोर होती है प्योर सिलिका की बनी होती है, इसी के ऊपर एक परत और चढ़ा देते हैं। ये परत भी प्योर सिलिका की बनी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लैड कहते हैं। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। कम इसलिए रखा जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो सिद्धांत है उसके कारण, जो ये प्रकाश है वो कोर के अंदर तक ही सीमित रहे, कोर के बाहर ना निकले। और शायद आने वाली स्लाइड में शायद इसके बारे में लिखा होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो हम आपको बता देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होती है, या आपका TIR, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कब होता है। देखिए, सिंगल मोड, मोनो मोड, स्टेप इंडेक्स फाइबर में इसका साइज 125 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मली जो क्लैड है, क्लैड का जो साइज है, उसका जो अगर डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर। तो पहले क्या है, कोर के ऊपर एक कोर प्योर सिलिका की बनी हुई है, उसके ऊपर एक परत और चढ़ी होगी, प्योर सिलिका की होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा कम होगा, जिसे हम क्लैड कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक परत और चढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कोटिंग। तो जो ये प्राइमरी कोटिंग है, ये इस फाइबर को बचाने का जो सबसे पहला जो सुरक्षा कवच है, वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी कोटिंग। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के तुरंत बाद इसके ऊपर एक्राइलेट्स, सिलिकॉन रबर इत्यादि के परत चढ़ा दी जाती है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाते समय फाइबर को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाते समय जब इसके ऊपर और भी कई प्रकार की सुरक्षा कवच चढ़ाए जाते हैं, तो उसके कारण जो ऑप्टिकल फाइबर के विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रेस पड़ते हैं, जिसके कारण फाइबर को नुकसान हो सकता है, उससे ये फाइबर को बचाते हैं। इसके बाद, या फिर इसको अगर हम डायग्राम में देखें तो इन तीनों चीज़ों को मिला के कह दिया हमने
प्राइमरी कोटेड फाइबर, जो एक सेकेंडरी कोटिंग के अंदर होती है। इसके बाद है आपका सेकेंडरी कोटिंग। तो सेकेंडरी कोटिंग में अगर देखा जाए तो ये भी क्या ऑप्टिकल फाइबर को की सुरक्षा कवच है। ये भी आपका एक प्रकार का, जो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लूज बफर, टाइट बफर एंड ओपन चैनल। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम देखिए, सबसे नीचे देखिए, ये सबसे पहले देखिए लूज बफर, उसके बाद क्या है कि आप टाइट बफर, और तीसरा है आपका ओपन चैनल। ओपन चैनल की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो सेकेंडरी कोटिंग में किसका इस्तेमाल होता है, या तो लूज बफर का या आपका टाइट बफर का। तो जो लूज बफर का इस्तेमाल है, लूज बफर में क्या होता है, एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है और इसका डायमीटर ऑप्टिकल फाइबर के डायमीटर से कई गुना ज़्यादा होता है। ये कह लीजिए इस ट्यूब के अंदर 4 ऑप्टिकल फाइबर, जो हम जैसे हम रेलवे में इस्तेमाल करते हैं, ये आराम से पड़े रहते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस ट्यूब के ऊपर, इस प्लास्टिक की ट्यूब में जो सेकेंडरी कोटिंग है, इसके ऊपर अगर किसी प्रकार का जो प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर इस ऑप्टिकल फाइबर तक नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार से ये ऑप्टिकल फाइबर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा जो आज का ये है आपका, इसका इस्तेमाल करते हैं हम आउटडोर ऑप्सी केबल में। जो लूज बफर ट्यूब है आपका सेकेंडरी कोटिंग, इसका इस्तेमाल करते हैं आउटडोर केबल के लिए। जबकि जो अगर टाइट बफर की अगर हम बात करें तो टाइट जो बफर है ये भी क्या है, प्लास्टिक की ट्यूब ही होती है। लेकिन इसका जो डायमीटर होता है ऑप्टिकल फाइबर के डायमीटर के बराबर ही होता है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंडोर ऑप्सी केबल में इस्तेमाल करते हैं। पिगटेल या आपका पैच कोड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस सेकेंडरी कोटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो चूँकि ऑप्टिकल फाइबर इसके साथ एकदम टच है, तो जो प्रेशर है वो ऑप्टिकल फाइबर तक भी पहुंचेगा और ऑप्टिकल फाइबर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है तो एक एडवांटेज भी है कि अगर मान लेता है ये फाइबर अगर कहीं से अगर ब्रेक होता है, यानी अगर जो टाइट बफर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा और अंदर का जो फाइबर वो ब्रेक हो गया, तब भी आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी बनी रहती है। क्योंकि जो फाइबर है वो कहीं इधर उधर नहीं हिल के अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ एकदम अटैच है, टच है, तो वो कहीं हिलने के लिए कोई जगह नहीं होगा, बल्कि हल्का सा ब्रेक आ जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ मेंबर। स्ट्रेंथ मेंबर देखिए, अगर डायग्राम में देखें तो सबसे सेंटर में ही आपका ये देखिए स्ट्रेंथ मेंबर, ये रहा आपका स्ट्रेंथ मेंबर। तो जो स्ट्रेंथ मेंबर का काम है आपको इसको स्ट्रेंथ मेंबर का काम है केबल को मजबूती प्रदान करना। स्ट्रेंथ देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेंथ मेंबर स्टील, तार, प्लास्टिक इत्यादि का हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, जिसका प्रयोग केबल को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। जब भी हम केबल को लेइंग वगैरह करते हैं तो केबल पे विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रेस पड़ते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर को होने वाले संभावित नुकसान से ये बचाने का काम करता है स्ट्रेंथ मेंबर। इसके बाद है फिलर्स। यदि कोई कोटेड फाइबर और इंसुलेटेड कंडक्टर यदि कोई हो के बीच स्पेस रखने के लिए करते हैं फिलर्स का इस्तेमाल। यह फाइबर के लिए देखा जाए तो ये कुशन का काम भी करता है और केबल को आकार भी प्रदान करता है। इसके लिए साधारणतः पीवीसी, पॉलीथाइलिन, कम घनत्व वाला सेलुलोज पेपर आदि प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कोर रैप। कोर रैप यह टेप के रूप में होता है और यह फाइबर तथा फिलर को बांधे रखता है तथा फाइबर को केबल में शीश चढ़ाते समय निकलने वाली गर्मी से भी बचाता है। इसमें पॉलिस्टर, सेलुलोज पेपर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो केबल है आपका, देखिए डायग्राम में देखिए, दोबारा चलते हैं डायग्राम। देखिए ये आपका स्ट्रेंथ मेंबर हो गया, ये सेकेंडरी
कोटिंग होगी आपका, ये सेकेंडरी कोटिंग के अंदर 4 कोटेड प्राइमरी कोटेड फाइबर हो गए। और ये क्या है, देखिए बीच में फिलर्स हैं, जो जो खाली सा जो स्पेस है इसके बीच में क्या आपका ये फिलर्स भरा हुआ है। और फिलर्स भरने के बाद इसको चारों तरफ से एक टेप के द्वारा आपस में बाइंड सा कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि इसको एक शेप मिल जाती है। अगेन वापस चलते हैं केबल शीट। अगर हम केबल शीट की बात करते हैं तो किसी भी केबल में जो शीट है उसका इस्तेमाल नॉर्मली यह केबल को नमी, केमिकल तथा आग से के प्रभाव से बचाता है। नॉर्मली इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, पीवीसी आदि का बना होता है। इसके बाद आपका जो सुरक्षा कवच है उसको कहते हैं आर्मर। आर्मर जब केबल को अंडरग्राउंड केबल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, पहले रेलवे में बिना आर्मर वाली ओसी केबल इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में देखा गया कि जो आपकी जो ओसी केबल है इसको जो चूहे जैसे जीव जिनके दांत बड़े तेज होते हैं वो इसको कुतर देते थे या डैमेज कर देते थे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए बाद में इसके आजकल जो भी ऑप्टिकल फाइबर के हम इस्तेमाल किए थे वो आर्मर वाली हम इस्तेमाल करते हैं। और जो ये आर्मर है ये स्टील के तार या टेप के रूप में टेप का बना होता है। और जो आर्मर के बाद आपका जैकेटिंग। जैकेटिंग क्या है? केबल का सबसे भारी जो सुरक्षा कवच है उसको हम कहते हैं जैकेटिंग कहते हैं। यह एसिड इत्यादि से सुरक्षा